राहुल गांधी को पेट्रोल के बढ़ते दाम पर गुस्सा आता है। अडानी का नाम लेते लेते उनका गला नहीं थकता। फार्मर्स की बात हो तो खुद को उनकी सबसे बड़ी आवाज बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाइना हो, कास्ट सेंसस हो, हर मुद्दे पर मोदी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने पेट्रोल का दाम नहीं, पेट्रोल ही बदल दिया। करोड़ों लोगों की गाड़ियों में E20 पहुंच गया। पुराने व्हीकल्स के ओनर सवाल पूछते रहे, माइलेज और कंपैटिबिलिटी पर कंफ्यूजन बढ़ता रहा। पब्लिक के पास फ्यूल चुनने का ऑप्शन तक नहीं रहा। लेकिन राहुल गांधी की आवाज गायब रही। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि सरकार पब्लिक पर पॉलिसीज थोपती है। तो फिर E20 पर क्यों नहीं बोले? ये वही कांग्रेस है जो क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम लेकर रोज बीजेपी को घेरती है। तो फिर नितिन गडकरी के फैमिली बिजनेसेस का इथेनॉल कनेक्शन उठाकर कुछ दिनों में भूल क्यों गई? ये वही ऑपोजिशन है जो पेट्रोल 50 पैसे महंगे होने पर साइकिल लेकर पार्लियामेंट पहुंच जाती थी। अब पेट्रोल का पूरा फॉर्मूला बदल गया, लेकिन इनकी साइकिल की हवा ही निकल गई। और इसलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी E20 पर चुप क्यों है। असली सवाल यह है कि क्या इथेनॉल पर बीजेपी को घेरते घेरते कांग्रेस की अपनी यूपीए पॉलिसी, शरद पवार का शुगर कोऑपरेटिव नेटवर्क, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के इथेनॉल प्लांट्स और शुगर लॉबी के साथ हर पार्टी के कनेक्शंस भी सामने आ जाते हैं। क्योंकि E20 की राजनीति में मामला सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल का नहीं है। यहां गवर्नमेंट और ऑपोजिशन बाहर से लड़ते जरूर हैं, लेकिन शुगर मिल के गेट के अंदर पहुंचते ही सबकी पॉलिटिकल मजबूरी लगभग एक जैसी हो जाती है। आज माइलेज, इंजन डैमेज और व्हीकल कंपैटिबिलिटी की पूरी टेक्निकल डिबेट रिपीट नहीं होगी, वो पिछले वीडियोस में हो चुकी है। आज बात सिर्फ पॉलिटिक्स की होगी, राहुल गांधी की साइलेंस की, कांग्रेस की आधी अधूरी लड़ाई की, नितिन गडकरी के फैमिली बिजनेस पर लगाए गए आरोपों की, शरद पवार के इथेनॉल सपोर्ट की और उस शुगर इकोसिस्टम की जिसके सामने बीजेपी और ऑपोजिशन दोनों की आवाज धीमी पड़ जाती है। पवन खेड़ा ने नितिन गडकरी और उनके बेटों के इथेनॉल बिजनेसेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगाया था। E20 एथेनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है, तो गडकरी जी के बेटों को यह अप्रत्याशित लाभ क्यों मिला? लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को अपना नेशनल पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बनाया। अडानी पर राहुल गांधी एक आरोप को महीनों तक और सालों तक रिपीट कर सकते हैं। पार्लियामेंट से लेकर रैलीज और फॉरेन स्पीचेस तक उनका नाम ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पर नेशन वाइड कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन E20 पर कोई डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पार्लियामेंट स्पीच नहीं, कोई सस्टेन्ड अटैक नहीं। अडानी तापमान में आई गिरावट, क्या है इसकी कहानी? अडानी वर्ल्ड कप में हारी इंडिया, इसकी क्या वजह बतानी? अडानी अरे कुछ तो नया बोलो, अब कब तक बात करोगे बचकानी? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने अटेंडेंस लगा दी, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने क्लास ज्वाइन ही नहीं की। अब इसका सबसे आसान जवाब ये हो सकता है कि राहुल गांधी को ये इशू पॉलिटिकली बड़ा लगता ही नहीं है। लेकिन ये जवाब वीक है, क्योंकि E20 किसी एक स्टेट या छोटे कंज्यूमर ग्रुप का इशू नहीं है। इसका असर देश के लगभग हर पेट्रोल व्हीकल ओनर पर पड़ता है। गवर्नमेंट ने ब्लेंडिंग को नेशनल लेवल पर पुश किया है। पेट्रोल पंप्स पर चॉइस खत्म हुई है। पुराने व्हीकल्स को लेकर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को बार बार क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ी। फिर भी राहुल गांधी के लिए यह मेन इशू नहीं बना। तो प्रॉब्लम इशू के साइज में नहीं है, प्रॉब्लम इशू की पॉलिटिक्स की है। इथेनॉल ब्लेंडिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की इन्वेंटेड पॉलिसी नहीं है। इंडिया में इसका पायलट 2001 में शुरू हुआ। 2003 में प्रोग्राम को फॉर्मल शेप मिला। यूपीए गवर्नमेंट के समय कई स्टेट्स में 5% ब्लेंडिंग को मैंडेटरी किया गया। 2009 की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया। 2013 में इथेनॉल प्रोक्योरमेंट और प्राइसिंग से जुड़ा फ्रेमवर्क भी यूपीए के समय नोटिफाई हुआ। तो मोदी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को नहीं बनाया, लेकिन उसने इसकी स्पीड बढ़ाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, फीड स्टॉक एक्सपैंड किया और E20 का टारगेट जल्दी अचीव करने का फैसला लिया। यही राहुल गांधी की पहली मुश्किल शुरू होती है। अगर वो ये कहें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग गलत है, बीजेपी यूपीए का रिकॉर्ड निकालकर सामने रख देगी। अगर वो ये कहें कि ब्लेंडिंग सही है, लेकिन रोल आउट गलत तरीके से हुआ है,
तो फिर सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलेगा, उन्हें ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। क्या E10 हर पंप पर मिलना चाहिए? क्या पुराने व्हीकल्स के लिए अलग फ्यूल सप्लाई होनी चाहिए? क्या माइलेज लॉस के लिए कंज्यूमर को कंपनसेशन मिलना चाहिए? क्या E20 इनकम्पैटिबल व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट या मैन्युफैक्चरर्स जिम्मेदार होंगे? और अगर इथेनॉल की डिमांड कम की गई तो शुगर मिल्स, डिस्टिलरीज और फार्मर्स का क्या होगा? पेट्रोल के दाम पर प्रोटेस्ट करना आसान है, प्राइस कम करो, टैक्स घटाओ और सरकार को गरीब विरोधी बोल दो। लेकिन E20 में कंज्यूमर के सामने फार्मर खड़ा कर दिया जाता है, व्हीकल ओनर के सामने शुगर मिल खड़ी कर दी जाती है, फ्यूल चॉइस के सामने रूरल इनकम का आर्ग्यूमेंट खड़ा कर दिया जाता है। और राहुल गांधी जानते हैं कि बीजेपी इसी जगह नैरेटिव पलट देगी। कांग्रेस व्हीकल ओनर्स की बात शुरू करेगी और बीजेपी उसे शुगर केन फार्मर्स के खिलाफ कैंपेन बना देगी। नितिन गडकरी ने 2023 में खुद कहा था कि इंडिया की 189 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शुगर केन उगाया जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर शुगर मिल्स फार्मर्स का पेमेंट्स नहीं कर पाती तो नेताओं के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना भी मुश्किल हो जाता है। यह स्टेटमेंट इथेनॉल के पीछे की पूरी पॉलिटिक्स खोल देती है। इथेनॉल से शुगर मिल्स को एडिशनल मार्केट मिलता है, मिल्स को कैश फ्लो मिलता है, उस कैश फ्लो से फार्मर्स के ड्यूज क्लियर करने में मदद मिलती है, फार्मर्स का गुस्सा कम होता है और शुगर बेल्ट के नेताओं की पॉलिटिकल परेशानियां भी कम होती हैं। इसलिए इथेनॉल सिर्फ पॉल्यूशन कम करने की पॉलिसी नहीं है, यह पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल करने का भी टूल है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना इसका इकोनॉमिक आर्गुमेंट है, फार्मर्स को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना इसका पब्लिक स्लोगन है, लेकिन 189 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसका इलेक्टोरल कैलकुलेशन है। अब राहुल गांधी E20 पर हमला करें तो बीजेपी क्या करेगी? वो ये नहीं बताएगी कि E10 का ऑप्शन क्यों हटाया गया, वो ये नहीं बताएगी कि ओल्ड व्हीकल्स के लिए ट्रांजिशन प्लान क्या था। वो स्टेज पर खड़े होकर कहेंगे कि राहुल गांधी शुगर केन फार्मर्स की इनकम रोकना चाहते हैं, गडकरी कहेंगे कि फार्मर्स फ्यूल बना रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं और कांग्रेस इस रेवोल्यूशन को रोकना चाहती है। उसके बाद टेक्निकल डिबेट खत्म हो जाएगी, व्हीकल कंपैटिबिलिटी पीछे चली जाएगी, प्राइम टाइम डिबेट होगी कि क्या कांग्रेस फार्मर्स के खिलाफ है। राहुल गांधी को यह ट्रैप साफ दिखाई देता है, इसलिए वो E20 रोल आउट को नेशनल अटैक बनाने के बजाय सेफ डिस्टेंस पर चल रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी के नैरेटिव की नहीं है, राहुल गांधी की असली मुश्किल अपने अलायंस के अंदर भी है। महाराष्ट्र में शुगर मिल्स सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, शुगर कोऑपरेटिव्स के साथ फार्मर्स का नेटवर्क जुड़ा होता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट जुड़ा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स और इलेक्शंस जुड़े होते हैं। शुगर मिल्स के बोर्ड पर कंट्रोल का मतलब सिर्फ शुगर प्रोडक्शन पर कंट्रोल नहीं है, उसका मतलब हजारों लोकल फैमिलीज और वोटर्स तक डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्सेस है। शरद पवार की पॉलिटिक्स को इस कोऑपरेटिव नेटवर्क से अलग करके समझा ही नहीं जा सकता। वेस्टर्न महाराष्ट्र में डिकेड्स तक कांग्रेस और बाद में एनसीपी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शुगर कोऑपरेटिव से ही आई। कई एमएलएज, एमपीज और मिनिस्टर्स इसी सिस्टम से ऊपर पहुंचे। अब देखिए 2025 में मालेगांव कोऑपरेटिव शुगर मिल का बोर्ड इलेक्शन शरद पवार बैक्ड पैनल और अजीत पवार कैंप के बीच बड़ा पॉलिटिकल बैटल बन गया था। ये किसी लोकसभा या असेंबली सीट का इलेक्शन नहीं था, एक शुगर मिल के बोर्ड का इलेक्शन था। फिर भी पवार फैमिली के कैंप्स पूरी ताकत से भिड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि शुगर मिल पर कंट्रोल का मतलब पॉलिटिकल नेटवर्क पर कंट्रोल है। अब राहुल गांधी की प्रॉब्लम समझिए, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी कांग्रेस की इंपॉर्टेंट अलाई रही है और शरद पवार इथेनॉल के क्रिटिक नहीं, सपोर्टर रहे हैं। 2021 में शरद पवार ने अमित शाह से मीटिंग की थी, उसमें शुगर सेक्टर के इश्यूज के साथ शुगर मिल के प्रमाइसेस में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की परमिशन का मुद्दा उठाया था। पवार इथेनॉल प्रोडक्शन एक्सपैंड करना चाहते थे। 2025 में भी शरद पवार ने नितिन गडकरी की इथेनॉल पॉलिसी की तारीफ की थी। उन्होंने गडकरी के कंट्रीब्यूशन को शुगर इंडस्ट्री और शुगर केन फार्मर्स के लिए पॉजिटिव बताया था। अब राहुल गांधी E20 पर गडकरी को किस भाषा में अटैक करेंगे? अगर वो ये कहें कि इथेनॉल पुश शुगर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए है तो सामने शरद पवार का सपोर्ट आ जाएगा। अगर वो इथेनॉल कैपेसिटी पर सवाल उठाएंगे तो पवार की इथेनॉल यूनिट्स वाली डिमांड सामने आएगी। अगर वो शुगर मिल्स के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो महाराष्ट्र अलायंस की पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। यानी राहुल गांधी का अटैक बीजेपी पर शुरू होगा, लेकिन रास्ते में उनके खुद के अलायंस पार्टनर खड़े मिलेंगे। इसलिए कांग्रेस का फॉर्मूला बहुत कन्वीनियंट है। पवन खेड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो, स्टेट लेवल लीडर्स से सवाल उठवा दो, लेकिन राहुल गांधी को फ्रंट लाइन पर मत लाओ। इससे कांग्रेस ये भी कह सकती है कि उसने इशू उठाया था और पवार कैंप को भी नहीं लगेगा कि पार्टी इथेनॉल के खिलाफ नेशनल वॉर चला रही है।
अब नितिन गडकरी के फैमिली बिजनेस का एंगल देखिए। 2025 में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की सियान एग्रो और सारंग गडकरी से जुड़ी मानस एग्रो इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। कांग्रेस ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया। पार्टी ने सवाल उठाया, एक तरफ नितिन गडकरी इथेनॉल को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके फैमिली मेंबर्स की कंपनी उसी बिजनेस में काम कर रही है। कांग्रेस ने कंपनी रेवेन्यू और शेयर प्राइस ग्रोथ से जुड़े नंबर्स भी सामने रखे। ये कोई रैंडम ट्वीट नहीं था, कांग्रेस की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आरोप सीरियस थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इन्वेस्टिगेशन की डिमांड नहीं उठाई। उन्होंने रैलीज में गडकरी फैमिली का नाम रिपीट नहीं किया। उन्होंने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का नेशनल एग्जाम्पल नहीं बनाया। पवन खेड़ा ने ग्रेनेड तो फेंका, लेकिन पार्टी 2 दिन बाद आगे बढ़ गई। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। अगर एविडेंस स्ट्रांग था तो राहुल गांधी चुप क्यों रहे? अगर एविडेंस वीक था तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा आरोप लगाया क्यों गया? अडानी के मामले में राहुल गांधी कहते हैं कि फैमिली कनेक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस ग्रोथ की जांच होनी चाहिए। वही लॉजिक गडकरी के फैमिली बिजनेस पर लागू क्यों नहीं होती? क्या क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल सिर्फ उस बिजनेसमैन तक लिमिटेड है जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैंपेन से फिट बैठे? गडकरी ने एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। उनका कहना था कि उनके बेटे बिजनेस इंडिपेंडेंटली चलाते हैं। नेशनल इथेनॉल मार्केट में उनका शेयर बहुत छोटा है और इथेनॉल उनके टोटल बिजनेस का लिमिटेड हिस्सा है। उनका डिफेंस सही है या गलत, ये ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड और इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी से तय होना चाहिए। किसी मिनिस्टर का बेटा इथेनॉल बिजनेस में है, इससे करप्शन ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खत्म भी नहीं हो जाता, क्योंकि वही मिनिस्टर इथेनॉल पॉलिसी का सबसे अग्रेसिव फेस रहा है। और यही जगह थी जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने अपने पार्टी के एलिगेशंस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। अब देखिए, इथेनॉल सेक्टर में अब तक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो चुका है। गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड प्लांट्स इंकरेज किए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने परचेज एग्रीमेंट्स किए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लोन दिए, शुगर मिल्स और प्राइवेट बिजनेसेस ने डिस्टिलरीज एक्सपैंड की, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन तैयार हुई। अब गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि E20 से पीछे हटना या हर पंप पर E10 और E20 दोनों ऑप्शंस देना प्रैक्टिकल नहीं है। इससे प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ इन्वेस्टमेंट रिस्क में पड़ सकता है। इस आर्गुमेंट को ध्यान से समझिए। पहले कंपनीज को प्लांट लगाने के लिए इनकरेज किया गया, बैंक से फाइनेंस कराया गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई, फिर पब्लिक के पेट्रोल में इथेनॉल की डिमांड क्रिएट कर दी गई। अब कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे E10 का ऑप्शन चाहिए, तो जवाब मिलता है कि इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे रेस्टोरेंट आपसे पूछे बिना खाना बना दे और फिर बोले कि आपको खाना ही पड़ेगा क्योंकि किचन में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वाह, ये गवर्नमेंट को घेरने के लिए परफेक्ट प्लान होना चाहिए था ऑपोजिशन का। प्लानिंग पहले क्यों नहीं हुई? पुराने व्हीकल्स के लिए प्रोटेक्शन फ्यूल क्यों नहीं रखा गया? कंज्यूमर चॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से पहले क्यों खत्म कर दी गई? लेकिन कांग्रेस यहां भी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकती, क्योंकि इथेनॉल प्लांट सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स में नहीं है, कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ऑपोजिशन लिंक्ड शुगर मिल्स भी इथेनॉल बेच रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और टैक्स रेवेन्यू चाहिए। राहुल गांधी अगर डिमांड रिडक्शन या रोल बैक की बात करते हैं तो सिर्फ गडकरी नहीं, उनकी पार्टी के स्टेट लीडर्स भी अनकंफर्टेबल होंगे। अब देखिए, नीति आयोग के 2021 के रोड मैप में माना गया था कि E20 यूज करने से कुछ व्हीकल कैटेगरीज में फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है। E0 के लिए डिजाइंड और E10 के लिए कैलिब्रेटेड 4 व्हीलर्स में करीब 6 से 7% तक फ्यूल एफिशिएंसी रिडक्शन का एस्टिमेट दिया गया था। रोड मैप में फेज्ड रोल आउट की बात थी, व्हीकल लेबलिंग की बात थी, E20 कंपैटिबल व्हीकल्स की टाइमलाइन का जिक्र था। एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के लिए प्रोटेक्शन फ्यूल और ट्रांजिशन कंसर्न्स भी रिकॉर्ड किए गए थे। मतलब माइलेज और कंपैटिबिलिटी का सवाल सोशल मीडिया ने इन्वेंट नहीं किया, गवर्नमेंट की अपनी रोड मैप में ये कंसर्न्स मौजूद थे। फिर भी E20 स्टैंडर्ड फ्यूल बन गया और कंज्यूमर चॉइस कम होती चली गई। आपकी गाड़ी के मैनुअल में E10 रिकमेंडेड हो, लेकिन पंप पर E10 ना मिले तो मैनुअल सिर्फ ग्लव बॉक्स में रखा हुआ एक कागज रह जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि मल्टीपल फ्यूल्स की सप्लाई मेंटेन करना डिफिकल्ट है, लेकिन पब्लिक का सवाल साफ है कि अगर ये डिफिकल्ट था तो E20 रोल आउट से पहले सॉल्यूशन क्यों नहीं बनाया गया? इंडस्ट्री के लिए प्लांट्स और फाइनेंसिंग प्लान हो सकती है,
लेकिन कंज्यूमर के लिए फ्यूल ऑप्शन का प्लान नहीं हो सकता। यही सवाल ऑपोजिशन को उठाने चाहिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस डिबेट को लीड नहीं किया। तो इन सब फैक्ट्स को जोड़ने पर राहुल गांधी की साइलेंस मिस्ट्री नहीं लगती, पॉलिटिकल कन्वीनियंस लगती है। जहां बीजेपी पर अटैक करने से सिर्फ बीजेपी को नुकसान हो, राहुल गांधी फुल वॉल्यूम पर आ जाते हैं। जहां अटैक की चपेट में यूपीए की हिस्ट्री, कांग्रेस के अलाइज, शुगर कोऑपरेटिव्स, स्टेट इन्वेस्टमेंट्स और फार्मर्स का वोट बैंक भी आ सकता है, वहां माइक्रोफोन स्पोक्स पर्सन को पकड़ा दिया जाता है। मोदी गवर्नमेंट को इस स्टोरी में क्लीन चिट नहीं मिल सकती। कंज्यूमर को फ्यूल चॉइस न देना गलत है, ट्रांजिशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन न करना गलत है, ओल्ड व्हीकल्स के ओनर्स की कंसर्न्स को डिसमिस करना गलत है, जेन्युइन क्रिटिसिज्म को मिस इन्फॉर्मेशन बोल देना एरोगेंस है। नितिन गडकरी के फैमिली मेंबर्स की कंपनीज इथेनॉल बिजनेस में है तो पब्लिक स्क्रूटनी नेचुरल है। बेटे अपना बिजनेस खुद चलाते हैं कह देने से काम खत्म नहीं हो जाता। पॉलिसी, रोल, मार्केट शेयर, प्रोक्योरमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट पर ट्रांसपेरेंट आंसर्स आने चाहिए थे। लेकिन राहुल गांधी को भी फ्री पास नहीं मिलेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम सिर्फ पॉलिटिकली इजी मुद्दे उठाना नहीं है, उसका काम उन पॉलिसीज पर भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है जहां उसके अलाइज और उसकी अपनी पार्टी अनकंफर्टेबल हो। अगर कांग्रेस को गडकरी फैमिली का इथेनॉल बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता था तो राहुल गांधी को एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन मांगनी चाहिए थी। अगर E20 रोल आउट कंज्यूमर के खिलाफ है तो क्लियर ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। अगर E10 ऑप्शन चाहिए तो ओपनली डिमांड करनी चाहिए। और अगर कांग्रेस E20 को सपोर्ट करती है तो पब्लिक को साफ बताना चाहिए। लेकिन आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधा प्रोटेस्ट और पूरा साइलेंस ऑपोजिशन नहीं होता, ये पॉलिटिकल फॉर्मेलिटी होती है। E20 के पीछे सिर्फ मोदी गवर्नमेंट नहीं है, इसके पीछे शुगर मिल्स, कोऑपरेटिव नेटवर्क्स, पॉलिटिकल फैमिलीज, इथेनॉल कंपनीज, बैंक लोन्स और हर पार्टी की स्टेट लेवल मजबूरियां हैं। इसलिए बीजेपी इसे रेवोल्यूशन बताएगी, इसलिए ऑपोजिशन इसे स्कैंडल नहीं बोल पाएगी। और इसी बीच पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है, उसकी गाड़ी E10 के लिए बनी हो या E20 के लिए, पंप पर जो मिलेगा वही भरवाना पड़ेगा। यही इथेनॉल के पीछे की असली पॉलिटिक्स है। पब्लिक के टैंक में E20 कंपलसरी है, लेकिन राहुल गांधी और ऑपोजिशन के लिए अकाउंटेबिलिटी अभी भी ऑप्शनल है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी E20 पर इसलिए चुप हैं क्योंकि इशू पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड है, या ऑपोजिशन जानबूझकर शुगर लॉबी और अपने अलाइज को बचा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो के फैक्ट्स पसंद आए हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि E20 की डिबेट सिर्फ इंजन और माइलेज तक लिमिटेड नहीं है, असली खेल पॉलिटिक्स और मनी का है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ नो नॉनसेंस एनालिसिस मिलता है। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।